नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञानवर्धक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे नाउन पार्ट 5। इससे पहले के जो पार्ट है, नाउन पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको थ्योरी दिया है, नाउन पार्ट 2 से नाउन पॉइंट 4 तक जो आपको मैंने रूल्स लिखाए हैं। अब ये उस बेस पे मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस है जो कि एसएससी और बैंक में आए हुए भी हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। साथ ही जो मैंने स्टार्ट किया है वोकैबुलरी का पार्ट और ईडियम एंड फ्रेजेस। आज मैं एक और नई चीज़ लेके आया हूँ जो कि दो वर्ड्स के बीच में कंपैरिजन करना है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिए थे उससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले का था, आई हैव लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज। तो चाबियों का और जो अंगूर है उनका क्या होता है, गुच्छा होता है। तो इससे क्या है कि बंच ऑफ कीज आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आज कल का था, देयर सीम्स टू बी अ प्लान बिहाइंड दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स। फिर देयर इज अ लार्ज स्कूल ऑफ। अच्छा, ये जो तीन क्वेश्चंस थे, जो ये सब ने स्टूडेंट्स ने, सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ने सेकंड क्वेश्चन गलत किया है, बाकी सबका सही था। आइए आज के सबसे पहले हम करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। तो आज का जो फर्स्ट इडियम है वो है अ चिप ऑन योर शोल्डर, यानी कि आप कोई बोझ लेके फिर रहे हो, पास्ट की कोई बात है उस पे अभी तक आप रो रहे हो, तो वो होता है अ चिप ऑन योर शोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर। तो इस तरह से ये फर्स्ट जो इडियम है। सेकेंड इडियम आज का है अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट मतलब एक बाल्टी में छोटा सा बूंद है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, मतलब पूरी धरती का हम एक छोटे, क्या है, अ ड्रॉप इन द बकेट है हम। फिर थर्ड क्वेश्चन है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि एन ईजी टास्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको कोई काम दिया तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत ही आसान टास्क है। फिर आज का रूट वर्ड है फोबिया, और फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि डर। अच्छा, इससे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जू। जू का मतलब होता है एनिमल और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। तो इसका आंसर क्या होगा, फियर ऑफ एनिमल्स। अच्छा, जो रूट वर्ड में अब आपको डेली करा, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो कल का जो था वो था सोमनिया, आज का क्या है, फोबिया। इसी तरह से आगे जाते हैं तो एंड्रो। एंड्रो का मतलब होता है मेल्स। मेल्स मतलब पुरुष लोग। तो जिनको पुरुष लोगों से डर होता है वो क्या होता है, एंड्रोफोबिया। तो मैं फियर ऑफ नहीं लिखूंगा, सिर्फ जिसका डर है वो मैं आपको लिख दूंगा। तो फियर ऑफ मेल्स। इसी के साथ ही इसका ऑपोजिट होता है एंड्रो का, गायनो। गायनो का मतलब होता है फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हस्बैंड को अपने जो वाइफ से डर लगता है, मैं नहीं, मतलब डर मतलब फोबिया। तो गायनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फीमेल्स। और जो गायनो है, गायनोकोलॉजिस्ट भी एक होते हैं जो डॉक्टर्स ऑफ फीमेल होते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है पिडोफोबिया। पिडो का मतलब होता है चाइल्ड, मतलब बच्चों का डर। मोस्टली सबको ही होता है बच्चों का डर, क्योंकि बच्चे जैसे ही घर के अंदर आते क्या करते हैं, उतल पुतल। पिडोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ चिल्ड्रन। और पिडोफोबिया, पिडो से जो एक और वर्ड आता है जो डॉक्टर ऑफ होते हैं, पेडिट्रिशियन। ठीक है, चलिए अगला है अपना डेमोफोबिया। डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, यानी कि भीड़ से डर जिन लोगों को लगता है वो होता है डेमोफोबिया, फियर ऑफ पॉपुलेशन। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, एंथ्रोपो। एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानव। तो फियर ऑफ ह्यूमंस किसको होता है, एनिमल्स को होता है। तो फियर ऑफ ह्यूमंस को हम कहते हैं एंथ्रोपोफोबिया। और लास्ट वर्ड जो है थियो। थियो का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन से डर। हम जितने भी लोग हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, तो हमको जो है, हमको गॉड और रिलीजन दोनों से डर लगता है।
और इसी वजह से जो हमारा जो अभी तक जो भारतीय जो संस्कृति है वो अभी तक जिंदा है, और ये अच्छी भी बात है। लेकिन थियोफोबिया मतलब भगवान या फिर रिलीजन से तो डरो, लेकिन बातों से मत डरो। जैसे फॉर एग्जांपल कि बिल्ली जो सामने से अगर रास्ता काट दे तो आपका दिन खराब हो जाता है, ऐसी बातों से दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान और धर्म को हमेशा दिल में रखो, ठीक है। फिर कुछ वर्ड्स मैंने और लिखे हैं यहाँ पे जिसको फोबिया से रूट वर्ड से जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्रोफोबिया, बहुत सारे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है तो उसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे थर्ड फोर्थ फ्लोर पे आ जाते हैं और ऊपर से नीचे देखते हैं तो उनको थोड़ा चक्कर टाइप लगता है, तो उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। फिर अगर हम जो एरोप्लेन में जा रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, तो हमको डर लगता है कि एरोप्लेन में नहीं बैठना, उसको कहते हैं एरोफोबिया। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो छोटे पक्षी होते हैं वो जब उड़ना सीखते हैं तब उनको क्या होता है, एरोफोबिया होता है, यानी उड़ने का डर। फिर अगला है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड स्पेस, मतलब एक तो बंद जगह से डर क्लस्ट्रोफोबिया, और एक क्राउडेड बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ उसको भी क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया। और एक बंद कमरे में अंधेरे में भी क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया ही होता है। कुछ लोग अपना खून देख के चक्कर खा जाते हैं, देख के एकदम से जाते हैं, उसको कहते हैं हेमोफोबिया। हेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड। फिर अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब तो अपन सबको पता है कि पानी होता है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वाटर। बहुत सारे लोगों में होता है, स्विमिंग भी नहीं कर पाते और मतलब कॉमन है। अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, और फाइल का मतलब होता है लवर। PHILE को फाइल कहते हैं। तो बिब्लियोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्टली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है और आता ही आता है। तो बिब्लियोफाइल जो है इसका मतलब होता है लवर ऑफ बुक्स, और अगर हिंदी में कहें तो किताबी कीड़ा। लेकिन किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, मोबाइल भी चलाना है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और बच्चों के लिए मोबाइल नहीं चलाना है। तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। फिर बिब्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ये थे आज के रूट वर्ड्स के अंदर जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे। अब आज जो नई चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ वो है दो वर्ड्स के बीच में कंपैरिजन करना, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। तो फर्स्ट वर्ड आज का है एनवी और सेकंड वर्ड आपका है जेलेसी। एनवी और जेलेसी में पहले तो आप एक डिफरेंस सुनिए, फिर मैं दूसरा डिफरेंस बताऊंगा। जेलेसी का मतलब है जलन, जो कि हर पर्सन को हो सकती है, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो। एनवी का मतलब होता है जलन, जो कि वुमेन यानी कि औरतों के लिए लगाया जाता है। ये मेन वर्ड उनके लोगों के लिए है, तो जानते हैं। जेलेसी का मतलब होता है कोई भी जो फियर है आपको किसी पर्सन या थिंग को खोने का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटी सी कार है बच्चों की, तो वो कोई दूसरा ले रहा है तो अपन को क्या होगा, उससे नफरत हो जाएगी कि मेरी चीज़ कैसे ले रहा है। ऐसे ही कोई पर्सन है तो उससे भी क्या हो जाती है, जलन हो जाती है। कोई अपना फ्रेंड किसी दूसरे फ्रेंड से बात करे तो क्या होता है, जेलेसी होती है, ना कि एनवी। फिर एनवी पे जाते हैं। एनवी का मतलब होता है मीन्स रिसेंटफुल डिज़ायर ऑफ समथिंग पोजेस्ड बाय समवन एल्स। मतलब कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइफ की बात करूं तो वाइफ अगर अपने हस्बैंड को किसी दूसरे लड़की से बात करते हुए देखता है तो उसको हमेशा क्या होती है, एनवी होती है, ना कि जेलेसी। तो ये वर्ड मेन उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। चलिए आज में करेंगे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है नाउन के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज डेट ऑफ पुअर्स। तो ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा है पुअर्स, तो ये पुअर्स बिल्कुल गलत है। हमेशा हम क्या लिखते हैं, पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं। तो इसका आंसर है मतलब जो रिच लोगों की जो लाइफ होती है इतनी भी पीसफुल नहीं होती जितनी जो पुअर लोगों की होती है। और पुअर लोग कैसे रहते हैं आपको सबको पता ही है, गरीब लोग जो है मज़े से रहते हैं। लेकिन जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो उनको एक तो सब जो सारी की सारी एसेंशियल चीज़ें भी चाहिए,
साथ में वो नींद भी नहीं ले पाते सही से, लेकिन जो गरीब है वो आराम से तो ले पाते कम से कम, क्योंकि उनके पास तो कुछ खोने को है ही नहीं। तो इसका आंसर होगा पुअर, पुअर्स नहीं होगा। सेकंड, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। मतलब अभी जो कोरोना चल रहा है तो अमेरिका की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी इंडिया की है। इंडिया की अगर इकोनॉमी गिर जाती है तो वो 10 या 15 साल पीछे चला जाएगा, बट अमेरिका की अगर गिरती है तो उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर है। तो यहाँ पे अमेरिकाज प्रॉब्लम गलत है, क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द टीचर सेड टू अस दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। मतलब अगर किसी को अपने जो गोल पूरे करने हैं तो उसको हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पे वन। यहाँ पे वन ना होके क्या होगा, वंस गोल, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर वन आता है, एक पर्सन को अपने गोल्स पूरे करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो वन जब भी आप वर्ड देखो तो उसके साथ वंस हमेशा आना कंपल्सरी है, तो यहाँ पे वंस आएगा। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन, ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ये सही आंसर दिया है। ऑल द एविडेंस है, ये क्या होता है, एविडेंस होता है, ये अपने आप में ही प्लूरल नाउन है। अगला, रोहन गेव मी सम पीसेज ऑफ एडवाइस। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सम मतलब तो एक या एक से ज़्यादा ही हुआ। तो रोहन ने मुझे क्या दी, एडवाइस दी। अगर मैं लिखता रोहन गेव मी सम एडवाइस तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे सम पीसेज ऑफ एडवाइस है तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है नो एरर, इसमें कोई भी तरह का एरर नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नो एरर आंसर होता है, तो अपन को ज़बरदस्ती इसमें नहीं ढूंढना है कि एरर है, तो इसका आंसर है नो एरर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि शिंगल्स आर अ वायरल इन्फेक्शन डेट कॉजेज अ पेनफुल रैश। सारे लोगों के रैशेज हो जाते हैं खुजली करने से भी। तो शिंगल्स एक करके क्या है कि एक डॉट डॉट करके एक वायरल इन्फेक्शन है। तो जितने भी जो डिजीजेस होते हैं, ठीक है, और जिनके लास्ट में एस होता है वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करा जाता है। तो क्या आएगा आंसर, शिंगल्स इज अ वायरल डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट, द कमिटी डैश अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़। अब यहाँ पे हैज आएगा या हैव, ये आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, द कमिटी क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, बिल्कुल सही है एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है, द कमिटी हैज़ अप्रूव्ड, क्योंकि ये दो भागों में डिवाइड नहीं हुई है, इस कमिटी पूरी ने एक ही फैसला लिया है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप पुराने वीडियोस के अंदर रूल्स देख सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ इसके बाहर से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, प्लीज़। फिर द शॉपकीपर गेव मी 5 डजन्स पेन्स। तो यहाँ पे डजन्स नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, डजन आएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी में एरर है। द शॉपकीपर गेव मी 5 डजन पेन्स। ठीक है, चलिए आज का 9th क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये, अच्छा 9th वाला क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब इसका पहले तो आप रूल सुन लीजिए, जब कब नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए और उसके बाद फिर से वही नाउन आए, मतलब विलेजेस का वापस विलेजेस आए, तो हम इन नाउन्स को हमेशा एक तो सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं और साथ ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसका अगर मैं करेक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। मतलब करते हैं पॉलिटिशियन लोग, जब भी अपने इलेक्शन आते हैं तो हर एक जगह जा जाके वो वोट मांगते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा विलेज आफ्टर विलेज, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। चलिए 10th क्वेश्चन है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं। दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज समबडीज एल्स। तो
ये तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा पेन नहीं है, ये किसी और का है। और सेकंड क्या है, दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस इज़ समबडी एल्सेस। इन दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन इसमें से एक है गलत और एक है सही। तो आपको क्या लगता है कौन सा है? फर्स्ट वाला हो तो ए कर दो, बी हो तो बी कर दो। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर है समबडी एल्सेस होता है, समबडी के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, 1.5 years इज वेस्टेड। जब भी एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो प्लूरल बन जाता है, तो 1.5 एक एक्स्ट्रा हो गया और एंड यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये आर है, 1.5 years आर वेस्टेड। ठीक है, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन आज का, आई एज वेल एज माई फ्रेंड आर इंजॉइंग अवर सेल्स एट द कॉलेज एनुअल फंक्शन। मैं और मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जब भी ऐसा वर्ड आता है एज वेल एज, तो इनके साथ जब भी एज वेल एज आता है और दो नाउन जुड़ता है, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, एम आएगा। ये एक नया पार्ट का एक नया क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वापस से मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई दो नाउन एज वेल एज से जुड़ते हैं तो हमेशा जो वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे आई के साथ में आर नहीं आता, आई के साथ में एम आता है। तो आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम इंजॉइंग अवर सेल्स एट द कॉलेज एनुअल फंक्शन। बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल ऐसे ही सही है। और अपन को एग्जाम में भी यही लगता है कि ये गलत होगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी वो ये गलत ही करेगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। फिर ईच वुमेन एंड ईच मैन हैव इक्वल राइट्स टू चूज द करियर ऑफ देयर ओन। बिल्कुल सही बात है, हर एक वुमेन को और हर एक मैन को अपना अधिकार है कि वो अपनी चीज़ चुने। तो यहाँ पे ईच का मतलब है प्रत्येक, तो प्रत्येक आदमी और प्रत्येक वुमेन को जो है उसके साथ में हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी का जब भी यूज़ आए तो हमेशा हमको सिंगुलर यूज फॉर्म लगानी है, जो कि क्या होती है, हैज़। आइए 14th है, सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन। तो जैसे एज वेल एज था वैसे ही जब इन एडिशन भी आए तो हमेशा फर्स्ट के साथ में वर्ब लगाते हैं। तो इसका आंसर आएगा, सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स वॉज एक्यूज्ड ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रुथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सुनीता और उसके जो दोस्तों ने साथ में मिलके ट्रुथ छुपाया कोर्ट के अंदर। ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन, डार्ट्स। कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं लेकिन होते क्या है, वो असली में सिंगुलर। तो डार्ट्स एक क्वेश्चन है। डार्ट्स क्या है, गेम है जिसके अंदर यहाँ पे बुलसाई होती है और हमको क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, हिट करना पड़ता है, और अगर इधर लग जाता है तो आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो डार्ट्स के साथ हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। डार्ट्स इज प्लेड बाय मैन एज वेल एज वुमेन। अब इसको क्या बोलते हैं, विमेन बुलाते हैं। चलिए, द प्रेजेंट डेटाज शो डैट द डेथ रेट हैज़ राइजन अप। जोधपुर के अंदर हालात ख़राब है। कल क्या हुआ था, 172 का डेथ रेट आई थी, 172 ना पॉजिटिव आए थे। डेथ रेट तो कम है, लेकिन डेथ रेट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है इंडिया में। तो द प्रेजेंट डेटाज नहीं होता है, डेटा ही होता है, ये अपने आप पे प्लूरल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, द डेटा शो डैट द डेथ रेट हैज़ राइजन अप। अब ये राइजन अप का मतलब क्या है, बढ़ना। चलिए, क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस में लिख सकते हैं, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है तो बी लिखिए, सी करेक्ट है तो सी लिखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 700 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे 100 से माइल्स है, फिर 700 माइल्स इज़, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है, फिर और लास्ट है 700 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे 100 माइल्स और फिर इज़ है। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, 700 माइल्स इज़ आएगा। कंपाउंड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म के वर्ब यूज होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
17th क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। 18th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके साथ मैंने नोट दिया है, तो नोट से अपन थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करिएगा। फोर्स का मतलब होता है कि ताकत लगाना, फोर्स डिनोट मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत लगाना, और फोर्सेस का मतलब होता है कि ट्रूप या फिर आर्मी को बताना। जैसे हमारे 3 फोर्सेस है, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। तो यहाँ पे फोर्सेस, अच्छा, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस होगा। तो फोर्सेस, इंडियन फोर्स थोड़ा लगा, इंडिया की ताकत नहीं बता रहे, इंडियन फोर्सेस मतलब जो इंडिया की आर्मी है, जो कि 3 आर्मी मेन है। तो ये 18th क्वेश्चन का आंसर है इंडियन फोर्सेस। फिर 19th क्वेश्चन आज का, ही इंस्ट्रक्टेड मी, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बताना, ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं होगा, कैपिटल लेटर्स होगा। जब भी हम टेलीग्राम लिखते हैं तो जैसे मैंने कहा आई एम अ बॉय, तो ये हमेशा हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में टेलीग्राम लिखा जाता है। तो कैपिटल लेटर नहीं होगा, क्या होगा, कैपिटल लेटर्स होगा। फिर 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन से पहले फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें आप जानिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिनोट्स अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। प्राइस का मतलब होता है कि जो हम खरीदते हैं, कस्टमर जो है खरीदते हैं, जैसे मेरे को एक मार्कर खरीदना है, तो इसकी कॉस्ट बनाने की तो हुई समझ लो 20 रुपये, लेकिन मेरे को कितने में पड़ रहा है, 30 रुपये में। तो मेरे लिए तो ये है प्राइस 30 रुपये, लेकिन फैक्ट्री के लिए क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट डिनोट्स अमाउंट पेड बाय द मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर। अच्छा, शॉपकीपर ने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोतल है, तो बोतल उसने खरीदी 9 रुपये में और मेरे को बेची 10 रुपये में, तो उसके लिए तो वो कॉस्ट हुआ, मेरे लिए क्या हुई, प्राइस। तो आइए देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ गॉन अप। तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात होती है तो वो खरीदते थोड़ी ना है कुछ, वो तो बना के मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनके प्राइस नहीं पड़ी, उनके पड़ी कॉस्ट। और हम हमेशा कॉस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं अकाउंट्स में, तो वो कॉस्टिंग पड़ी जो इनके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम एक और पार्ट लेके आएंगे नाउन का, जो कि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे और एग्जाम के अंदर फिर अटक जाएंगे। तो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एसएससी में और वो आए हुए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। और एयरफोर्स के लिए भी कल अच्छा सा बैच होगा। तो हमारे ज्ञानवेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।